हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं 18 और टोटल इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा टोटल 45 क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ना आप अपने पास एक पेन और एक पेज, देखिए ये जैसे ये एक पेज हो गया, इस पेज पे आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब क्वेश्चन यहां पे 1 लिख देना है और एक यहां पे डैश दे देना है। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन कि अरेबिका अरेबिका किसकी किस्में है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि अरेबिका किसकी प्रजाति है, जैसे ए नंबर में है चाय, बी नंबर में है कॉफी, सी नंबर में धान और डी नंबर में है गेहूं, तो आपको जो आंसर लगे कि आपका आंसर आपका आंसर ये हो सकता है, जैसे आपका आंसर मान लीजिए कि आपका आंसर बी होने वाला है तो आप पहले बी लगा दीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन जैसे पढ़ रहा हूं कि अरेबिका किसकी किस्में है, तो यहां पे आंसर दे रखा है, जैसे मैं बताऊं कि आंसर यहां पे क्या होगा, कॉफी होगा। आपका तो आंसर यहां पे सही हो गया, तो आपका मनोबल और बढ़ा कि अरे मेरा एक क्वेश्चन तो सही हुआ। उसके बाद आपके पास लास्ट में जब आप 45 नंबर क्वेश्चन के पास जाएंगे तो आपका एक रिजल्ट निकल कर आएगा कि आपने 45 क्वेश्चन में से इतने प्रश्नों को सॉल्व किया है। आपको यह अंदाजा लगेगा मेरा जीके जीएस कितना स्ट्रांग है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप बात समझ गए होंगे। देखिए अरेबिका क्या है, अरेबिका एक कॉफी की प्रजाति है। यहां पे किसमें लिखा है, कहीं कहीं आपको प्रजाति भी मिलेगा। देखिए अरेबिका जो है ना, ये कॉफी की पहली प्रजाति है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है कि अरेबिका जो है ना कॉफी की पहली प्रजाति है और वर्तमान समय में ये वैश्विक उत्पादन का लगभग 60% इसका हिस्सा है। किसका, अरेबिका का। अरेबिका क्या है, एक कॉफी की प्रजाति है। क्या बताइए, अरेबिका क्या है, एक कॉफी की प्रजाति है और वर्तमान समय में वैश्विक उत्पादन में 60% इसका हिस्सा है। अगर अरे चाय की मैं बात करूं तो देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि चाय के उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। क्वेश्चन ये आएगा कि चाय के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका असम। असम जो है ना चाय उत्पादन में प्रथम है। उसी प्रकार अगर आपसे कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य पूछे तो क्या होगा, कर्नाटक होगा। क्या, कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा कॉफी हमारे देश में किस राज्य में उत्पन्न होता है, तो ये होगा कर्नाटक राज्य में। उसी प्रकार अगर धान का पूछे यानी चावल का पूछे तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये करता है पश्चिम बंगाल। क्या, पश्चिम बंगाल जो है ना ये चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कहां पे, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में होता है। इसके बाद स्थान आता है पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, यहां से आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम व्यू से बन रहा था मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया। दोस्त, आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। दोस्त, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं। ए नंबर में है एंटीमोलॉजी और देखिए इसका जो आंसर होगा ना आपका, मैं मछलियों को संबंधित अध्ययन को, इसका होगा एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी को मछलियों का अध्ययन यानी मछलियों का जो अध्ययन होता है ना एक्थियोलॉजी में होता है। और एंटीमोलॉजी जो होता है ना, क्या, एंटीमोलॉजी इसमें कीड़ों का अध्ययन होता है। किसका, कीड़ों का अध्ययन एंटीमोलॉजी में किया जाता है। दोस्त चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए किसान का मित्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है केंचुए को किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बच्चों वाली गाय को कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है। 4 क्वेश्चन है, तो ए नंबर में है हिच, बी नंबर में है डम्ब और सी नंबर में है डैम और डी नंबर में है खुर। बच्चों वाली को जो गाय के नाम से जाना जाता है वो है डैम को। अगला क्वेश्चन है आपके पास। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फलों के मीठे मानी फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण इन उसमें से मौजूद है। देखिए फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण जो 4 ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कारण है जिसके कारण फल जो है आपको मीठा लगता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण इनमें से मौजूद है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है ग्लूकोज, बी नंबर में है सुक्रोज, सी नंबर में है फ्रक्टोज और डी नंबर में है रिबोज। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के ही कारण फलों का जो स्वाद होता है वो होता है मीठा।
ठीक है। ग्लूकोज का मैं बात करूं तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C6H12 C6। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा और ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र और O6 होता है, यानी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के 6 अणु और हाइड्रोजन के 12 अणु मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगर देखिए ऊर्जा का लगता है, देखिए क्या होता है ना कि जैसे आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है तो ग्लूकोज का घोल, यानी ग्लूकोज पूर्ण रूप से पानी में क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो ये कोशिका को, अगर शरीर के अंदर जो कोशिका थक जाते हैं तो आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता है, तो आप ग्लूकोज पी लेते हैं तो क्या होता है, आपको तुरंत एनर्जी मिल जाता है कि नहीं। जैसे गर्मी के दिन में आप धूप से आते हैं तो आपको थकान सा महसूस होता है, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज घोल करके पी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि ऊर्जा को, यानी कोशिका को तुरंत ऊर्जा मिल जाता है और वो कोशिका फिर कार्य करने के लिए आपकी रेडी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां मिलता है, ग्लूकोज में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो यहां पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। ए नंबर में है सारंग, बी नंबर में है कांक्रेज, सी नंबर में मुर्गा, डी नंबर में है क्या, सानिन। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा कांक्रेज। कांक्रेज जो है ना गायों की सबसे भारी नस्ल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जैसे ए नंबर में है 1842 ईस्वी, बी नंबर में है 1942 ईस्वी, सी नंबर 1945 ईस्वी और डी नंबर 1948 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा, 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन, सॉरी यहाँ पे फूलों है ना, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर इसका हो सकता है। हालांकि जो इसका आंसर होगा पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन, यानी पोमोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही सही होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में 90, बी नंबर में 120, सी नंबर में 150 और डी नंबर में 320। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर 150 दिन का। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। ए नंबर है 8%, बी नंबर में है 10%, सी नंबर में है 12% और डी नंबर में है 30%। सो इसका आंसर क्या होगा, 12%, यानी मुर्गी के अंडे में टोटल 12% क्या प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बताइए सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में इसका डिस्कस किया था कि सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो है सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए कमेंट बॉक्स में जवाब देने का तरीका आपका ये है कि डायरेक्ट आप लिख देंगे 40%, तो देखिए ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आप किस प्रश्न का क्या 40% आप उत्तर दे रहे हैं। सो वहां पे लिखिएगा कि सोयाबीन में इतना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है। जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है। ए नंबर में है धान, बी नंबर में है गेहूं, सी नंबर में है चना और डी नंबर में है मकई। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा धान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ए नंबर में है तना, बी नंबर में है फूल, सी नंबर में है बीज और डी नंबर में है छाल। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, बीज से कपास प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ए नंबर में है भारत, बी नंबर में है चीन, सी नंबर में है बांग्लादेश और डी नंबर में है अमेरिका। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर चीन होगा।
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए नंबर में है 2.4 से 2.8%, बी नंबर में है सॉरी परसेंट में ये नहीं आता है, बी नंबर में है 7, सी नंबर में है आपका 8.4 और डी नंबर में है 6.4 से 6.6 तक। सो दूध का जो पीएच मान होता है आपका इसका होगा डी नंबर ऑप्शन, जो 6.4 से 6.6 तक होता है। ये 7 जो है ना ये उदासीन होता है, जो कि जल का पीएच मान होता है, ना तो ये अम्लीय होता है और ना ये क्षारीय होता है। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। अच्छा आपको पता है ना कि आप जो सुधा का जो दूध मार्केट से आप लेते हैं पॉलिथीन वाला, सो आपको पता है कि कुछ दिन मतलब 2-3 दिन तक हम रख देते हैं, 2 दिन तक तो वो खराब नहीं होता है। मगर अगर घर से हम दूध रखें, घर में अपने मतलब निकला हुआ दूध रखें तो वो खराब हो जाता है। तो यही वो कारण है कि दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए ये मिल्क स्टोर में लेकर जाया जाता है, वहां से फिर पैकेट में पैक करके आप तक भेजा जाता है। तो देखिए इसको पाश्चुरीकरण किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा 62 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है, तुरंत इसको भी ठंडा कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण प्रक्रिया। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा। 16 का आपका आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आलू किसका उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है। ए नंबर में है तना, बी नंबर में है बीज, सी नंबर में है फूल और डी नंबर में है पत्ती। सो इसका आंसर क्या होगा, तना का। आलू जो उदाहरण है वो है तना का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। ए नंबर में है कपास, बी नंबर में है जूट, सी नंबर में नायलॉन और डी नंबर में है सिल्क। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर जूट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है। ए नंबर में है लिम्फोसाइड, बी नंबर में है थैलोफाइटा, सी नंबर में है टेरिडोफाइटा और डी नंबर में है ब्रायोफाइटा। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर थैलोफाइटा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ए नंबर में है काली मिट्टी, बी नंबर में है लाल मिट्टी, सी नंबर में लेटराइट मिट्टी और डी नंबर में जलोढ़ मिट्टी। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आलू का संबंध किस कुल से है। आलू का संबंध किस कुल से है। ए नंबर में है सोलेनेसी, बी नंबर में है रोजेसी, सी नंबर में मिर्टेसी और डी नंबर में कंपोजिटी। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा सोलेनेसी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहते हैं। क्या वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहा जाता है। ए नंबर में है सिल्वीकल्चर, बी नंबर में है हॉर्टिकल्चर, सी नंबर में एपीकल्चर और डी नंबर में है पिसीकल्चर। सो इसका आंसर क्या होगा, सिल्वीकल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है रबर उदाहरण है। रबर एक उदाहरण है। ए नंबर में है रेशेदार फल का, बी नंबर नकदी फसल का, सी नंबर रबी फसल का और डी नंबर खरीफ फसल का। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर नकदी फसल का। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अनाज की रानी किसे कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है। ए नंबर में धान, बी नंबर में है गेहूं, सी नंबर में है बजरा और डी नंबर में है मक्का। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है। ए नंबर में है जैसे डेंट्रोलॉजी, बी नंबर में टेक्सोनॉमी, सी नंबर में सारोलॉजी और डी नंबर में ऑर्निथोलॉजी। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर टेक्सोनॉमी। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी में होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जफारी किसकी एक प्रमुख नस्लें है। देखिए मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जफरानी किसकी एक प्रमुख नस्लें हैं। ए नंबर में है गाय, बी नंबर में है भैंस, सी नंबर में है बकरी और डी नंबर में है भेड़। सो इसका आंसर क्या होगा, भैंस का। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई।
राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? ए नंबर में है 1975 ईस्वी में, बी नंबर है 1948 ईस्वी में, सी नंबर 1942 ईस्वी में और डी नंबर 1987 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई। सो 27 का आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? हरियाली योजना का संबंध किससे है? ए नंबर में है कृत्रिम वर्षा से, बी नंबर है जल प्रबंधन से, सी नंबर दूध उत्पादन से और डी नंबर अंडा उत्पादन से। सो इसका आंसर होगा जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का जो संबंध है जल प्रबंधन से है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दालचीनी प्राप्त होता है, दालचीनी प्राप्त होता है ए नंबर में है पौधा की छाल से, बी नंबर में है तना से, सी नंबर में है फूल से और डी नंबर में है फल से। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर पौधे के छाल से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? देखिए अगर मिट्टी के में नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई है तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा फसल हम अगर बोएंगे तो नाइट्रोजन की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। सो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका आंसर होगा चना। चना को बोने से मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है ना वो पूरी हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्त। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? देखिए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ए नंबर में है बैरोमीटर और बी नंबर में लैक्टोमीटर, सी नंबर में हाइग्रोमीटर और डी नंबर में हाइड्रोमीटर। देखिए इसका जो आंसर आपका क्या होगा? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ये याद रखिएगा। ये आपका बैरोमीटर जो है ना वायुमंडलीय दाब को मापने में काम आता है। हाइग्रोमीटर में अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, जैसे हमारे पास अभी ठंडी का मौसम चल रहा है और कितनी नमी है तो इससे माप सकते हैं आर्द्रता। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग करते हैं ये अपेक्षिक घनत्व मापने में करते हैं। जैसे बैटरी का जैसे पहले जो बैटरी चार्ज करवाने के लिए आप ले जाते होंगे तो वहां पे एक मीटर रखते होंगे, वो पंप को दबा करके और उसके बाद उसको मापते थे, तो वो है ना हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का मतलब दूध की शुद्धता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है करें कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसे बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है उसी प्रकार बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए नंबर में है गैल्स हिरकस, बी नंबर में है कैप्रा हिरकस, सी नंबर में कोकस न्यूलीफेरा और डी नंबर में थियोब्रोमो केकक ओ। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? नाम थोड़ा उटपटंगा सा है। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा कैप्रा हिरकस। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल कौन सा है? ए नंबर में नारियल, बी नंबर में खजूर, सी नंबर में अमरूद और डी नंबर में है पपीता। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा खजूर। खजूर जो है ना सबसे पुराना फल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ए नंबर में है वर्टिकल्चर, बी नंबर में पीसी कल्चर, सी नंबर में टिश्यू कल्चर और डी नंबर में सिल्वी कल्चर। सो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा? सी नंबर टिश्यू कल्चर इसका आंसर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहां स्थित है? भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहां स्थित है? ए नंबर में है इलाहाबाद, बी नंबर में है कानपुर, सी नंबर में है दिल्ली और डी नंबर में है लखनऊ। सो इसका आंसर होगा डी नंबर लखनऊ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए नंबर में है तना, बी नंबर में है पत्ती, सी नंबर में पुष्प कलिका और डी नंबर में है जड़। सो इसका आंसर होगा पुष्प कलिका से लौंग प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए नंबर में है कैनिस फैमिली सॉरी। देखिए इसका जो आंसर होगा ना, नाम थोड़ा उटपटांगा सा दे रखा है। वैज्ञानिक नाम जितने भी है ना सब उटपटांगा सा है। ठीक है, थोड़ा याद करने में आपको कठिन होगा, मगर क्या करना है ना, याद तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसको याद ही करने का तरीका है, दूसरा कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? तो इसका होगा कैनिस फैमिल कैनिस फैमिल रिस।
कैलिस फेमिलिस। ठीक है, कुत्ता के वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिस। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसे ए नंबर में है टार्टेरिक अम्ल, बी नंबर में ऑक्जेलिक अम्ल, सी नंबर में यूरिक अम्ल और डी नंबर में बेंजोइक अम्ल। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर अल्जेनिक अम्ल जो है ना समुद्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है, समुद्री शैवाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जैसे ए नंबर में है एसिटीन का, बी नंबर में है मीथेन का, सी नंबर प्रोपेन का और डी नंबर ब्यूटेन का। सो इसका आंसर क्या होगा? आपने इसका यूज तो किए होंगे ना, इसका एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वरुण योजना किससे संबंधित है? वरुण योजना किससे संबंधित है? ए नंबर में है जल प्रबंधन से, बी नंबर में रेशम उद्योग से, सी नंबर कृत्रिम वर्षा से और डी नंबर लौह उद्योग से। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर कृत्रिम वर्षा से वरुण जल का संबंध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वरुण योजना किससे संबंधित है? ए नंबर में जल प्रबंधन से, बी नंबर रेशम उद्योग से और सी नंबर कृत्रिम वर्षा से और डी नंबर लौह उद्योग से। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, खैर कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं कृत्रिम वर्षा से वरुण योजना संबंधित है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? ए नंबर में है लुई फिशन, बी नंबर में है लुई टंगस्टन, सी नंबर में लुई थेचर और डी नंबर में लुईस पास्चर। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर लुई पास्चर, जो कि दूध की पास्चुराइजेशन की खोज की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ए नंबर में है लोहा, बी नंबर में है कॉपर, सी नंबर में है जिंक और डी नंबर में है फास्फोरस। सो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाइवेक तथा लिटिल लीफ रोग होता है। आई बात समझ में? देखिए यहाँ पे टोटल आपका आज का 45 प्लस क्वेश्चन जो था ना, 45 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।